Hello friends, welcome to our channel. My name is Vishnu and I am polyglot. इंग्लिश में polyglot उसे कहते हैं जो कि एक से ज़्यादा भाषाएं समझ सकता है, उन्हें बोल सकता है और उनका यूज़ कर सकता है राइटिंग में, रीडिंग में। वेल यहाँ पे मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हम यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लैंग्वेजेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, जो भाषाएं मनुष्य एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो टुडे वी विल ट्राई टू नो कि हम फॉरेन लैंग्वेजेस को कैसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और स्पेशली उनका यूज़ जहाँ पे वो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ होते हैं, वहाँ पे हम उनका इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स को बहुत ईजिली कैसे दे सकते हैं, बहुत जल्दी प्रिपेयर कर कर। आज तो हम सिर्फ ब्रीफ आइडिया देंगे सारी लैंग्वेजेस के बारे में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम और वीडियोस डालेंगे जिसमें हम मैंडरिन लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच, यूरोपियन लैंग्वेजेस जिन्हें कहते हैं इटालियन, स्पेनिश, उन सब पे भी चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की बात करें तो स्पेशली उनमें से जो बहुत पॉपुलर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं उनमें से हम पहली संस्कृत को भी कह सकते हैं, जिसमें इंडियन वेदास, उपनिषद्स और बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट लिखे गए हैं जिनका कल्चरली, हिस्टोरिकली, साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके साथ इंग्लिश भी एक बहुत पॉपुलर और वाइडली स्प्रेड इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे कंट्रीज पे एक साथ रूल किया। इसलिए आप देखते हैं कि इंग्लिश आपकी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और बहुत सारी कंट्रीज में भी यूज़ की जाती है। और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसको बहुत सारी कंट्रीज आज अपने यहाँ टेम्परेरी रेजिडेंट या परमानेंट रेजिडेंस के लिए यूज भी करती हैं। आपका दे टेक अ टेस्ट, इंटरनेशनल एग्जाम्स जो होते हैं वो इंग्लिश के दिए जाते हैं, जिसमें से हम आगे बहुत सारों के बारे में डिस्कस भी करेंगे। साथ ही फ्रेंच, जो स्पेशली उन कंट्रीज में यूज होती है जहाँ फ्रांस ने रूल किया। इंडिया में भी सुंदर नगर, जो वेस्ट बंगाल में एक जगह है, पौंडीचेरी, यहाँ पे फ्रेंच ने रूल किया है। उसके साथ ही कनाडा में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे फ्रेंच एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्पेनिश, बिकॉज स्पेनिश ने भी आइडली यूएसए जो था उस पे स्पेन ने सबसे पहले रूल किया, उन्होंने वहाँ के जो ट्राइबल्स थे उनको डिस्प्लेस करके बाकी अपना रूल करके डोमिनेट किया। सिमिलरली इटालियन, मैंडरिन लैंग्वेजेस, कोरियन और साथ में हम तमिल भी वाइडली स्प्रेड है। अब आप को मैं बताना चाहूँगा कि तमिल मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर में भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। श्रीलंका और हमारे तमिल ब्रदर्स जो हैं वो यूके, यूनाइटेड किंगडम में और बाकी और बहुत सारे यूएसए में भी काफ़ी ज़्यादा बसे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है कि हमें इंटरनेशनल लैंग्वेजेस क्यों सीखनी है, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों सीखनी चाहिए। अब आज 2024 में लाइक देयर एग्जिस्ट मल्टीपल बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमें एक इंटरनेशनल लैंग्वेज लर्न करने से मिल सकते हैं। पहले अगर कोई भी है आप का इंटरेस्ट किसी भी तरीके की हिस्ट्री में है, हिस्ट्री कल्चर लर्न करने में, हेरिटेज किसी भी देश की, तो आपको आइडली उसके एंशिएंट टेक्स्ट को डिसाइफर करने के लिए, उनको समझने के लिए आइडली उस लैंग्वेज को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे टेक्स्ट जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए, बहुत सारे टेक्स्ट रोमन में लिखे गए, लैटिन में लिखे गए, एंशियंट ग्रीक में लिखे गए। तो अगर आप उन लैंग्वेजेस को नहीं जानते हैं तो आप करेक्टली उन बुक्स को रीड करके
नॉलेज एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो हम सबका मोटिव है कि बिंग टू बिकम रिचर और रिचेस्ट, तो उसमें आपको इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मैं अभी सिर्फ एक दो बताकर आपका क्रक्स खत्म नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे और आप खुद ही समझ पाएंगे कि उन अपॉर्चुनिटीज का यूज करके आप कैसे लिंक एक से लिंक जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग किसी भी तरीके की हो सकती है। उसमें कई बार फ्रीलांसिंग जॉब्स में हमें टीचिंग मिल जाती है, कस्टमर सपोर्ट जॉब भी मिल सकती हैं, ट्रांसलेशन जॉब भी मिल सकती हैं, बुक राइटिंग भी मिल सकती है, किसी यूनिवर्सिटी में सर्वेज एक्सेट्रा में आपको जॉब्स मिल सकती हैं। अब अगर स्पेसिफिकली टीचिंग की बात करें, सो टीचिंग फॉर इंटरनेशनल एग्जाम्स इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने खुद भी कई बार इंटरनेशनल एग्जाम्स के लिए, स्पेशली फ्रेंच रिलेटेड, स्पेनिश रिलेटेड एंड इंग्लिश रिलेटेड इंटरनेशनल एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्सेल किया है उन एग्जाम्स में। कस्टमर सपोर्ट जॉब्स की बात करें तो बहुत सारे बीपीओ या टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए हायरिंग होती है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, जहाँ पर जॉब्स एम्पल में अवेलेबल होती हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और आप किसी फॉरेन ब्रांड के लिए कस्टमर सपोर्ट की जॉब देते हैं। वो टेक्निकल भी हो सकती है और वो नॉन टेक्निकल भी हो सकती है। ट्रांसलेशन जॉब्स की बात करें तो ट्रांसलेशन जॉब्स ऑफन कई बार हम देखते हैं कि फॉरेन लैंग्वेजेस की बुक्स को कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, तो उनके ट्रांसलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर एक अच्छा ट्रांसलेटर फाइंड करना इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट जॉब। मैंने ऐसा देखा है कि कई बार ट्रांसलेटर्स आर रियली हेवीली पेड, एंड ट्रांसलेशन इज आल्सो, ट्रांसलेटर जॉब्स बहुत ज़्यादा हेवीली पेड होती हैं एम्बेसीज में भी, फॉरेन एम्बेसीज में, किसी भी देश की एम्बेसी में, बिकॉज आपको एक दूसरे कंट्रीज से फॉरेन रिलेशंस बनाने के लिए उन व्यक्तियों की, उन पर्सन्स की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि इंटर कन्वर्ट कर सकें लैंग्वेजेस को, बी इन रिटन फॉर्म और इन स्पीकिंग, ओके, बुक राइटिंग। नाउ हम सब जानते हैं कि किसी अच्छी बुक को किसी भी भाषा में लिख देना बहुत बड़ी आर्ट है, और अगर आप वो आर्ट जानते हैं तो रॉयल्टीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेवली ह्यूज अमाउंट में आती हैं, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। बहुत सारी फिल्म्स जो हैं, बहुत सारे हमारे मैन बुकर प्राइजेस मिलते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं बुक्स के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर हम किसी लैंग्वेज की बात करें तो ऑब्वियसली हमें यह जानना ज़रूरी है कि उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। अगर हम उसे लर्न करना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे, जब तक हमें उसके कंपोनेंट्स नहीं मालूम होंगे। तो एंड ऑब्वियसली मैं अगेन याद दिलाना चाहूँगा कि हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। और तो उसका फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो वोकैबुलरी, जिसका यूज, वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड्स, या हिंदी में हम कहें तो शब्द। नाउ मेनी ऑफ अस मे आस्क अ क्वेश्चन कि हम एक लैंग्वेज में वोकैबुलरी आती है, सपोजली इंग्लिश में वोकैबुलरी आती है, तो हमारा बाकी लैंग्वेजेस में भी वही एग्जैक्ट वोकैबुलरी एग्जिस्ट कर सकती होगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इन सर्टेन केसेस लाइक 1 or 2% केसेस में ऐसा हो सकता है। से सपोजली आउट ऑफ
1000 यू माइट फाइंड आपको 10-15 ऐसे शब्द मिल सकते हैं जो कि सिमिलरली यूज होते हैं बाकी जगह, लेकिन बाकी केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि उस वर्ड का मीनिंग एकदम डिफरेंट हो जाता है। लाइक इंग्लिश में एक वर्ड है पेन, PAIN, लेकिन अगर आप फ्रेंच में उसका जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है दर्द, लेकिन अगर हम उसी का फ्रेंच में मीनिंग ढूंढने जाएं तो उसका मीनिंग होता है ब्रेड, एंड इंग्लिश में उसे पेन कहते हैं जबकि फ्रेंच में उसे पा कहते हैं। सो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन वो डिफर कर जा रहा है। उसके बाद अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो हम सब जानते हैं कि अगर हमको एक दूसरे को किसी बात को कम्युनिकेट करना है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, तो हमें किसी चीज़ का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मालूम होना ज़रूरी है, बिकॉज ये हम अपनी डेली यूसेज में भी देखते हैं कि कई बार अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन डिफर कर जाता है तो उसका कैसे रॉन्ग मीनिंग, अर्थ का अनर्थ कैसे बन सकता है। अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर ज़रूरी है रीडिंग और राइटिंग के लिए स्पेशली, और एक करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। अब ग्रामर को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप देर आर वेरियस फॉर्म्स, भाषा के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, जैसे लैंग्वेज में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें इन्वर्जन होता है, जिसमें वर्ब्स जो हैं वो सब्जेक्ट के पहले यूज हो जाते हैं। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बहुत सारी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे बिगनर से इंटरमीडिएट पहुंचते हैं तो भाषा का स्वरूप जो चेंज होता है, इसलिए ग्रामर को भी जानना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अब हम उस सेक्शन के ऊपर आ गए हैं जो कि हमारे वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इंटरनेशनल एग्जाम्स के लिए अपनी फॉरेन लैंग्वेजेस को कैसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल एग्जाम्स की बात करें, बिकॉज आज कई सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं जिनको क्लियर किए बिना हमारे बहुत सारे लाइफ के ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर आपको इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए कहीं की भी परमानेंट रेजिडेंस लेना है तो आपको या तो इंग्लिश या तो फ्रेंच, या एजुकेशन पर्पसेस के लिए भी अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में पढ़ने जाना है तो आपको वहाँ की लैंग्वेजेस के टेस्ट देना ज़रूरी है। वो चाइना, जापान, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, USA, यूनाइटेड किंगडम, इन सारे जगहों के लिए और बहुत सारी और कंट्रीज के लिए भी मैंडेटरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो अगर हम कुछ बहुत इंटरनेशनल एग्जाम्स की बात करें, बहुत रिकॉग्नाइज्ड, तो जैसे इंग्लिश के लिए एग्ज़ाम GRE, जो कि साइंस के स्टूडेंट हैं उनको अगर अपने मास्टर्स की पढ़ाई करनी है तो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन देना होता है। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपको GMAT, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। कुछ देशों में परमानेंट रेजिडेंस या मास्टर्स करने के लिए, मास्टर्स या रिसर्च या बाकी और फर्दर लेवल की पढ़ाई करने के लिए हमको IELTS देना पड़ता है। टॉफल, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, भी IELTS और टॉफल ये कई बार पढ़ाई के लिए या काम के लिए, अगर आप प्रोफेशनली किसी कंट्री में वर्क करने जाना चाहते हैं तो आपको टॉफल देने की जरूरत पड़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली अगर आप एक सेल्पिप एग्जाम होता है, वो भी एक का ऑप्शन होता है वहाँ के परमानेंट रेजिडेंस के लिए, और सैट स्कोर जो होते हैं उसमें भी इंग्लिश एक
डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और सैट अगर आपको फॉरेन कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम या यूएसए स्पेशली वहाँ पे आपको बैचलर्स करने जाना हो तब आपको सैट स्कोर्स जो है वो मैंडेटरी रहते हैं। अगर हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रांस में अगर आपको पढ़ने जाना है या कनाडा में भी ये एग्जाम्स वैलिड रहते हैं, डेल्फ, टीसीएफ। जापान के लिए जेएलपीटी एग्जाम होता है। वैसे ही संस्कृत के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज में संस्कृत लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं। अगर आपको फेलोशिप चाहिए, रिसर्च चाहिए, या अगर आपको अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना है किसी लेवल के लिए कि ठीक है मुझे इंटरमीडिएट लेवल की संस्कृत आती है। अब ये जो एग्जाम्स हैं ये इनमें प्री डिफाइंड लेवल्स रहते हैं। और जैसे अगर आपको बिगनर्स लेवल की नॉलेज है तो बेसिक लेवल रहता है। कई बार अगर आपको इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज है तो इंडिपेंडेंट लेवल्स रहते हैं। अगर आपको एडवांस लेवल की नॉलेज है तो वो उसे प्रोफेशन कह देते हैं। अब यूरोपियन लैंग्वेजेस ऑफन CEFR कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ लैंग्वेजेस उनका जो लेवल फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करते हैं, जिसमें आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, लेकिन इनके एग्जाम्स डिफरेंट होते हैं। अब अगर हम इंटरनेशनल एग्जाम्स के फॉर्मेट की बात करें तो टिल नाउ जैसे मैंने GRE, IELTS, TOEFL ये एग्ज़ाम्स और डेल्फ भी दिया हुआ है, तो उनमें एक कॉमन चीज़ है जो बाकी मैंडरिन लैंग्वेजेस के साथ भी है और बाकी इंडियन लैंग्वेजेस के साथ भी है कि अगर आपको उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है तो उसमें 4 फॉर्मेट के टेस्ट आते हैं, जिसमें लिसनिंग कैपेबिलिटीज चेक की जाती हैं, रीडिंग कैपेबिलिटीज चेक की जाती हैं, राइटिंग कैपेबिलिटीज चेक की जाती हैं और स्पीकिंग कैपेबिलिटीज चेक की जाती हैं। नाउ लिसनिंग कैपेबिलिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ऑडियो क्लिप्स, 1 और मोर ऑडियो क्लिप्स प्ले की जाती हैं और आपको जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनके आपको करेक्ट आंसर्स फिल करने रहते हैं। वो कई बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हो सकते हैं और कई बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। रीडिंग में आपको 1 और मोर रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर्स फाइंड करके या तो लिखने भी रख सकते हैं और उनको टिक मार्क करना रह सकता है अगर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट हो। राइटिंग में आपको ऑफन स्मॉल या बिग टॉपिक्स दिए जाते हैं, जैसे GRE जैसे एग्जाम्स में आपको एसेज भी लिखने पड़ते हैं, लेकिन IELTS में आपको छोटे छोटे टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसपे आपको 150 से 250 वर्ड्स के कॉम्प्रहेंशंस पैसेजेस लिखने रहते हैं। स्पीकिंग में आप कुछ एग्जाम्स में को छोड़ दिया जाए तो बाकी में आपके सामने एक पर्सन बैठा रहता है जिसके साथ आपको कन्वर्सेशन करनी रहती है और आप कन्वर्स करने में कितने अच्छे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है ना। अगर मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स दी हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और जो मैं और मेरे फ्रेंड्स मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दे रखे हैं और क्वालिफाई कर रखे हैं उनके इनपुट्स के बेसिस पे हैं। नाउ अगर लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग में ऑलवेज जब आपका ऑडियो प्ले हो रहा है तब आप कोई भी कीवर्ड जो आपको सुनाई पड़ रहे हैं आप उसको नोट करते जाएं, जो कि बहुत हेल्पफुल हो जाता है ऑफन आपके क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर पॉसिबल है और कुछ एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम मिलता है, कुछ एग्जाम्स में कम टाइम मिलता है, अगर आप अपने क्वेश्चंस को पहले रीड करके जितने अच्छे से आप उनको मेमोराइज कर पाएंगे उतने अच्छे से आपका ऑडियो जब प्ले हो रहा होगा तब उसके साथ आप कनेक्ट करके क्वेश्चंस को करेक्टली मार्क कर सकते हैं। रीडिंग में स्पेशली उन एग्जाम्स में जैसे GRE, IELTS और TOEFL जिसमें पैसेजेस कई बार बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे IELTS का लास्ट टेस्ट जो मैंने दिया उसमें ऑलमोस्ट 5000 वर्ड्स का पैसेज था और क्वेश्चन भी जो थे वो इम्प्लिसिट थे। इम्प्लिसिट का मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं होगा लेकिन वो आपको घुमा कर क्वेश्चन देगा,
तो अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को वेरी क्विकली रीड करके 2-3 बार रीड कर लें, जिससे आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेमोराइज हो जाए, जब आप पैसेज को रीड कर रहे होंगे तब आप उस क्वेश्चन को कनेक्ट करके तुरंत उसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ स्किमिंग इज नेसेसरी इफ रिक्वायर्ड। स्किमिंग का मतलब होता है कि अगर आप को ये लगता है कि आप पैसेज को पहले पढ़ लें एक बार जल्दी से, जैसे हम कहते हैं कि ध्यान से सिर्फ एक गो थ्रू कर लें, तो ग्लांस थ्रू कर सकते हैं आप एक बार पैसेज को, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम एंड पैसेज कि अगर आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ टाइम है तो आप उसको कर सकते हैं, कभी ये पॉसिबल नहीं भी हो पाता है। राइटिंग की बात की जाए तो डेफिनेटली अगर आपके पास वर्ड्स, गुड वर्ड्स एंड एडवांस लेवल के वर्ड्स आपको आते हैं और आप उनका रेगुलर यूज करते रहते हैं या आप उनका यूज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए डेफिनेटली एक एडवांटेज साबित होता है। और नॉलेज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बिकॉज जिसमें थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उनका यूसेज आपको हरदम ज़्यादा मार्क्स दिलवाता है। अब रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। का मतलब है कि अगर आप नेटिव स्पीकर नहीं हैं और अगर आप उस लैंग्वेज का यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, तो मेरा हरदम ये सजेशन रहता है कि आप डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आप जब एग्जाम में जाएं तो अगर टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आ जाए तो आप बोर्ड डाउन ना हो। नाउ स्पीकिंग पे जब हम आते हैं तो आई हैव रिटन आर्टिकुलेशन इज द की टू सक्सेस इन दिस केस। ना आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि अपनी बात को तरीके से प्रेजेंट करना। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जैसे मैं दे सकता हूँ कि इन वन ऑफ द एग्जाम्स आई वाज आस्क्ड कि आप कहाँ से हैं। वो इंग्लिश का एग्जाम था, तो मैंने उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि आई लिव इन अ सिटी विच लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। तो मैं लखनऊ में रहता हूँ, जिसमें गोमती नदी बहती है। तो अगर मैं अपने शहर का प्रेजेंटेशन इस तरीके से करता हूँ तो वो डेफिनेटली एक एडवांटेज प्रोड्यूस करता है और वो सामने वाले को ये रिफ्लेक्ट करता है कि मुझे भाषा पे मेरा कितनी अच्छी पकड़ है। और स्पीकिंग के केस में इनफैक्ट अगर हम रीडिंग, लिसनिंग या राइटिंग किसी भी की भी बात करें तो न्यूज़पेपर्स हरदम in each and every case they play very important role, because आपको वो बहुत अच्छा सारे डिफरेंट टॉपिक्स का, सारे डिफरेंट एरियाज के कुछ कुछ वर्ड्स को सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइडली हमारा लर्निंग पाथ कैसा होना चाहिए। अब लर्निंग पाथ की बात करें तो कैसे हम बहुत जल्दी किसी भी भाषा पे पकड़ बना सकते हैं या उसको सीख सकते हैं। अब अगर आपका एग्जाम ऑलरेडी 1 मंथ में शेड्यूल्ड है तो आप ये कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अगर मैं वोकैबलरी की बात करूं तो वोकैबलरी के लिए हरदम आपको ग्रीटिंग्स, दूसरे का हाल चाल पूछना, उनके नाम पूछना और डेली एक्टिविटीज को में यूज होने वाले वर्ड्स जरूर आने चाहिए। बिकॉज अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप इजी सेंटेंसेस को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और उसके बिना आपका लेवल आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर आप एक बिगनर हैं तो आप चिल्ड्रंस बुक्स, चिल्ड्रन स्टोरीज, नॉवेल्स, बिकॉज उसमें उससे स्टार्ट कर सकते हैं और उनमें इजी वर्ड से आप, बिकॉज जब चिल्ड्रन स्टोरीज की बात होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस नहीं होता है, तो उससे आप अपने लेवल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर, अगेन मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर in any case they play a very crucial role. Now daily revision if possible, मैंने if possible इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है अगर आप एक घरेलू महिला हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा काम है, या वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन है जिसके पास टाइम की बहुत कमी है, तो हो सकता है आप वीकेंड पे रिवाइज कर पाएं। लेकिन रिवीजन के बिना
वर्ड्स को याद करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए मैं ये ऑलवेज़ एडवाइस करूँगा कि भले आप किसी भी चीज़ को जो आपने पढ़ी है उसको आधा घंटा रिवाइज करें, लेकिन इट डेफिनेटली हेल्प्स। अब बहुत सारे मेरे दोस्त, जब मैं फॉरेन लैंग्वेजेस लर्न करने जाता था तो वो कहते थे कि लैंग्वेजेस में स्लैंग्स बहुत, मतलब इट इज़ अ कॉमन मिथ दो कि ये एक धारणा या भ्रम है कि लोग स्लैंग्स या अपशब्दों से शुरुआत करते हैं किसी भी लैंग्वेज में लर्न करने का, लेकिन ये एक मिथ है। तो अगर कोई आपको ये राय देता है तो उसको भूल जाएं और कतई ऐसी चीज़ों में ना पड़ें। नाउ एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले जानना चाहिए कि एक लैंग्वेज जेंडर बेस्ड है कि नहीं। नाउ व्हेन आई से जेंडर बेस्ड, बहुत सारी भाषाओं में नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनके भी जेंडर्स होते हैं। जैसे फ्रेंच और स्पेनिश में भी, फ्रेंच, स्पेनिश, हिंदी, संस्कृत, इनमें नॉन लिविंग थिंग्स के भी जेंडर होते हैं। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश जो कि क्योंकि वो बहुत वाइडली स्प्रेड लैंग्वेज है, वहाँ पे इंग्लिश में, इंग्लिश इज नॉट अ जेंडर बेस्ड लैंग्वेज। तो इंग्लिश में अ कार इज अ कार। अगर आप कह रहे हैं कि कार जा रही है, हिंदी में आप उसे कहते हैं कार जा रही है, बिकॉज कार जो एक नॉन लिविंग बीइंग है उसको वो स्त्रीलिंग मानते हैं, फीमेल नाउन मानते हैं। लेकिन इंग्लिश में अ कार इज जस्ट गोइंग, मतलब ए कार इज गोइंग। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कार जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ओके, सो अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऑफन आप मिस्टेक्स करेंगे। और कई भाषाएं हैं जिनमें स्पेशली जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, इनमें जो आपके वर्ब्स हैं वो भी मेल या फीमेल के हिसाब से बदल जाते हैं, तो उसमें आपके एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन में न्यूज़ जो है, अगर आप किसी जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स होते हैं उन्हें देख सकते हैं, तो जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसको आप स्पेशली यूट्यूब पे 1x 2x या लेस स्पीड में देखेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशंस क्लियर हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप चिल्ड्रन एनिमेशंस या एडवर्टीजमेंट्स को देखते हैं तो एडवर्टीजमेंट में भी कॉमन लाइफ के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है और ऑफन आसान भाषा का ही प्रयोग किया जाता है और आपके प्रोनाउंसिएशंस क्लियर हो जाएंगे। ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे आपकी ज़्यादा क्लियर होगी, बिकॉज ग्रामर लर्न करना एक दिन की बात नहीं है। उसमें स्पेलिंग स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आते हैं, सिंपल सेंटेंसेस भी आते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस भी आते हैं, वर्ब्स के डिफरेंट वेरिएशंस भी आते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है, बिकॉज इंग्लिश is considered to be one of the simplest languages in terms of grammar. अगर आप रेनन मार्टिन को कॉम्प्लेक्स मानते हैं तो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फॉरेन लैंग्वेजेस में हो सकती है या है, डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक हिदायत या एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि स्टार्ट में किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक या डिफिकल्ट नॉवेल्स, हाई एंड नॉवेल्स या एडिटोरियल से बचें, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि उनको पढ़ने के कारण आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लेस हो जाता है और फिर आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। सो these are the advices from my experience and which I have accumulated during my career of teaching. So thank you friends. मैंने description में thanks for watching the video and please don't forget to subscribe to our channel and press like button अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और हम आगे फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत वैल्यूबल वीडियोस लाते रहेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी IELTS के डिटेल्स के लिए एक पास में वीडियो बनाया था, उसका लिंक डाला हुआ है, आप उसको भी ज़रूर देखें। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है और हम आगे डिफरेंट लैंग्वेजेस के टेस्ट के लिए और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी लाते रहेंगे। थैंक यू।